I wish you a very good morning to everyone. Today's editorial is all about goods and services tax. We are going to study this goods and services tax because it has completed 7 years, sorry, not 7 years, 6 years, as it was launched in the year 2017, and then after it has got mixed experience. And when it was introduced in 2017, many of the businessmen and the people were not aware of it, hence most of the people started ignoring it or protesting against it. It was another shock after 2016 demonetization, and we have not come over with this demonetization. Meanwhile, we got another shock from the government in the form of GST, as we were not aware of it. But after completing 6 years of its successful presentation or establishment in the market, now we shall evaluate whether it is successful in our Indian market or not. At the same time, we shall try to find out the drawbacks and any kind of weaknesses that GST Council is going through, so that we shall evaluate in this very editorial. Hence, you will have to go through this editorial. Now, I will flexible in speaking both the languages, Hindi and English, and you will have to understand it as usual that we were doing this. Now, let me start with the title of this editorial. As I have already told you that GST, Goods and Services Tax, it started in the year 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 2017। तब से 2023 चल रहा है। अभी कितना साल हो गया? 6 इयर्स हो गया। तो क्या कहानी है, आगे समझते हैं। एक चीज़ और आपको बता दिया जाए, जीएसटी जो होता है वो जीएसटी लागू इनडायरेक्ट टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है। पहले आपने सुना होगा वैट हुआ करता था, वीएटी, वैट वैल्यू एडेड सर जो टैक्स होता था, उसका ये रिप्लेसमेंट है, यानी सक्सेसर कह सकते हो। इसका क्या है? सक्सेसर है। अब दोनों में क्या अंतर है? जीएसटी जो हो गया ना, पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड है। हर राज्य का पहले अलग अलग वैट होता था, और अलग अलग वैट होने की वजह से अलग अलग दाम होते थे। लेकिन जीएसटी के वजह से ये यूनिफाई हो गया, एक जैसा हो गया। यानी जो जीएसटी महाराष्ट्र में जिस वस्तु का दाम जो होगा, वही जीएसटी उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, वो बिहार में भी लगेगा। तो ऐसे में टैक्स को यूनिफाई और रेशनलाइज करने के पर्पज़ से जीएसटी लाया गया। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं पेट्रोल के दाम, उसमें वैट लगाए जाते हैं, पता ही है। और वैट लगाने की वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्राइस पे करना पड़ता है, और सरकार टैक्स कमाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा वैट लगा देती है। तो जितने भी खाने पीने जो आप उपयोग की चीज़ों पे हम लोग जो टैक्स देते हैं, वो सब जीएसटी के अंतर्गत आता है। तो शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की। तो एन इनकम्प्लीट रिफॉर्म कहा गया इसको। एन इनकम्प्लीट रिफॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिफॉर्म हुए हैं, जो इसमें सुधार हुए हैं, वो अभी भी कुछ बाकी है। ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ ऐसा, इसका अभी भी कुछ बाकी है। इस एडिटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं ऑन 6 इयर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें जो 6 साल हो गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, उसके बारे में बात करते हैं। Despite gains, the indirect tax regime is yet to become truly simple or efficient. Despite gains, despite का मतलब होता है के बावजूद, और याद रखना कि डिस्पाइट के साथ नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, डिस्पाइट ऑफ नहीं हो सकता है। तो गेन के बावजूद यानी लाभ के बावजूद जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसा कि मैंने बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे ही होता है, डायरेक्ट नहीं। जैसे आप खाना वगैरह होटल वगैरह में खाते होंगे या फिर कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी लिखा रहता है, यानी वो जो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, वो छुपा हुआ रहता है उसमें। तो इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम इज एट टू बिकम ट्रूली सिंपल एंड एफिशिएंट, यानी लाभ के बावजूद भी ये जो इनडायरेक्ट टैक्स जो रिजीम है, वो अभी भी इसको क्या होना है, एक सिंपल और इफ़िशिएंट। सिंपल का मतलब इजी,
और एफिशिएंट का सिंपल का मतलब इजी यानी सरल, और एफिशिएंट का मतलब होता है सक्षम या कुशल। अभी भी इसको क्या होना है, सिंपल और कुशल होना है, यानी अभी बाकी है। आगे के लाइन्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडियाज ट्रस्ट विद द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, भारत का जो परिचय, ट्रस्ट मतलब परिचय किसके साथ, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के साथ यानी जीएसटी के साथ। लॉन्च्ड एट अ स्पेशल मिडनाइट पार्लियामेंट सेशन, ये जो लॉन्च हुआ था वो एक स्पेशल मिडनाइट यानी मध्य रात्रि में पार्लियामेंट चलाया गया था, उस सेशन में किया गया था। विथ अनयूजुअल फैनफेयर, फैनफेयर का मतलब होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसमें ऐसे तो म्यूज़िक वगैरह होता है, लेकिन वो इसमें कोई खास लाल लश्कर नहीं था, ऐसा जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कोई ज़्यादा पॉम्पसनेस नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, एक अनयूजुअल सा था। अच्छा, हालांकि ऐसे मामले रात में कोई नहीं ना होता है, इसलिए अनयूजुअल वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, ज़्यादा कोई इसमें म्यूज़िक नहीं था, यानी ज़्यादा कोई शोर शराबा के साथ ये नहीं हुआ, ऐसा समझ सकते हैं। कंप्लीटेड 6 ईयर्स दिस मंथ, और ये जो 6 साल इस साल पूरा कर लिया, यानी कुल मिलाकर के जो भारत का जो परिचय हुआ था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का था, एक अनयूजुअल तरीके से हुआ था, क्योंकि मध्य रात्रि में पार्लियामेंट के सेशन में इसको पास करवाया गया था। मार्किंग द ओकेजन, इस ओकेजन को मार्क करते हुए यानी उद्धृत करते हुए फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ये भी आपको जानना है कि भारत की जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमन, emphasized that GST has moved the country towards a unified market from a situation where each state mandated different indirect tax structures and procedures। उन्होंने जोर दिया, यानी निर्मला सीतारमन जो भारत की वित्त मंत्री हैं और शायद वो दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं, पहली जो है इंदिरा गांधी थी, तो निर्मला सीतारमन ने इम्फेसाइज किया, जोर डाला कि जीएसटी हैज़ मूव्ड द कंट्री टुवर्ड्स यूनिफाइड मार्केट। भारत में जीएसटी है वो भारत को यानी इस देश को किस ओर लेकर के गया है, यूनिफाइड मार्केट की ओर, यानी एक रूपता वाली मार्केट, एक जैसा मार्केट। फ्रॉम सिचुएशन, उस सिचुएशन से जहां हर एक स्टेट जो है वो मैंडेटेड था, मैंडेट मतलब जरूरी था कि उसका डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर हुआ करता था और उसका अलग अलग प्रोसीजर्स हुआ करता था। तो जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स के स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, उसके प्रोसीजर्स हुआ करते थे, उससे जीएसटी बाहर निकाल करके सबको यूनिफाइड कर दिया, एक रूप कर दिया। वाइल इंटर स्टेट बॉर्डर्स वर मार्क्ड बाय बॉटलनेक्ड चेक पोस्ट्स, और जो इंटर स्टेट, मान लो कि बिहार से झारखंड, झारखंड से बिहार, महाराष्ट्र, कहीं भी जा रहे हैं, तो एक दूसरे के बीच में जो बॉर्डर पड़ता था, एक तरह से एक अड़चन, बॉटल नेक्ड का मतलब अड़चन वाला चेक पोस्ट हुआ करता था, यानी वहाँ पे आपको फिर चेक पोस्ट, यानी जिसके वजह से कोई व्यक्ति अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में माल यानी जो भी वस्तुएं हैं उसकी सप्लाई करता था, गुड्स की सप्लाई करता था, तो उसको टैक्स देना होता था। तो बॉटल नेक का मतलब होता है अड़चन, ठीक है, ऑब्स्टिकल, बाधा बना हुआ था। दैट एडेड टू द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, और इसका जो भार पड़ता था वो किस पे पड़ता था, जो सप्लाइंग का जो कॉस्ट होता था, लॉजिस्टिक्स का मतलब ट्रांसपोर्टिंग कह सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट यानी सप्लाई करने वाले जो कॉस्ट पे पड़ता था, जो कि अब इंडियन गुड्स से सब्ट्रैक्ट हो गया है, यानी अब वो नहीं है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इंडियन गुड्स कॉम्पिटिटिवनेस, यानी ये जो पहले प्रतिस्पर्धा चल रही थी वो समाप्त हो गया, अब खत्म हो गया। यानी निर्मला सीतारमन की बात समझें तो कह दें सीधा सीधी कि पहले जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स का रिजीम हुआ करता था, साथ ही अलग अलग उनका प्रोसीजर हुआ करता था, इनके वजह से यानी जीएसटी की वजह से ये यूनिफाइड हो गया, एक रूप हो गया। साथ ही एक प्रॉब्लम और आती थी कि जब इंटर स्टेट बॉर्डर्स जब आप क्रॉस करके जाते थे, तो ऐसे में आपको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यानी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट भी भरना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे चेक पोस्ट पे आपको टैक्स लगते थे। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है मार्केट से, अब ऐसा कुछ होता नहीं है। Introduced soon after the demonetization shock, the GST was viewed as another disruptor for informal
economy and its initial technical structures, procedures, challenges took a while to sort out. कह रहा है, एक लाइन को समझते हैं. इंट्रोड्यूस सून आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद, जैसा कि आपको पता है कि डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, तो 2016 में, और उसके शायद सितंबर के मंथ था, 8 तारीख था. तो उसके तुरंत बाद इस शौक से भारत उबरा ही नहीं था कि जीएसटी ले आया गया, और इसको देखा जा रहा था कि एक और डिसरप्टर है, यानी एक और परेशान करने वाला, डिसरप्ट करने वाला, हमारी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने वाला है. एंड इट्स इनिशियल टेक्निकल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसीजर्स चैलेंज टुक अ वाइल टू शॉर्ट आउट. और शुरुआत में इसका जो टेक्निकल हो गया, स्ट्रक्चर या प्रोसीजर चैलेंजेस था, जो चुनौतियां थी, उसको शॉर्ट आउट करने में, यानी उसका सॉल्यूशन निकालने में अच्छा टाइम लग गया, यानी कुछ समय लग गया. That all businesses with annual turnover of 5 crore will have to generate e-invoice starting this August. इसमें कहा गया है कि जितने भी बिजनेसेज हैं, ठीक है, जितने भी बिजनेसेज हैं जिनका टर्नओवर एक साल में 5 करोड़ का है, उनको एक ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा इस अगस्त से. एंड दैट देयर हैज़ बीन अ ostensible pushback from smaller businesses over this. That there has no लिखा हुआ है, देखिए, no ostensible, ostensible का मतलब आडंबर से भरा हुआ, यानी किसी प्रकार के कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं किया, कोई पुशबैक नहीं किया, यानी कोई पीछे नहीं हटा. फ्रॉम अ स्मॉलर बिजनेसेस ओवर दिस, यानी इस छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जो इससे पीछे नहीं हटा. ये डिनोट करता है या इंडिकेट करता है कि फर्म्स हैव ग्रेजुअली एम्ब्रेस द चेंज, कि जितने भी फर्म्स हैं, फर्म्स मतलब कंपनियां हैं, वो धीरे धीरे इसको एम्ब्रेस कर लिए हैं, यानी इसको गले लगा लिया है, यानी इसको अपना लिया है. तो भारत की सरकार के द्वारा कहा गया कि वैसी कंपनियां जिसका कम से कम 5 करोड़ का टर्नओवर साल में है, सारे को एक ई इनवॉइस स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा अगस्त के महीने से. इससे कोई पीछे नहीं हटा, यानी कोई भी फर्म्स इससे पीछे नहीं हटा. इससे ये पता चलता है कि जितने भी कंपनियां हैं वो भी अब धीरे धीरे इसको अपना ली है. शुरू में इसका बहुत विरोध हुआ था. द रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स क्रैकडाउन, क्रैकडाउन का मतलब हुआ जो प्रतिबंध लगाना, ठीक है. तो क्रैकडाउन दैट फर्म्स हैव क्रैकडाउन ऑन फेक इनवाइसिंग एंड अदर टेक्निक्स डिप्लॉयड बाय टैक्स इवेडर्स may compel the few outliers to fall in line too. और ये इसलिए किया गया था, ये पाबंदी इसलिए, क्रैकडाउन यानी जो प्रतिबंध इसलिए लगाया गया, पाबंदी इसलिए लगाया गया कि कई ऐसी कंपनियां थी जो फेक इनवॉइस वगैरह बना देती थी और इसको अप्लाई करती थी. तो जो टैक्स इवेडर्स हैं, टैक्स इवेडर्स करने का मतलब वैसे जो टैक्स बचाते हैं, चोरी करते हैं. इवेड का मतलब भागते हैं, यानी टैक्स को बचाते हैं, चोरी करते हैं, उसको कंपेल करेगा, यानी मजबूर करेगा कि ये जो बाहरी हैं, जो भागते हैं, उनको इस ट्रैप में, यानी इस लाइन में लाने का. यानी जो लोग टैक्स बचाने के चक्कर में फेक इनवॉइस वगैरह बनाते हैं, वो भी इसके जद में आ जाएंगे, ये कहा गया. आगे के पैराग्राफ को देखते हैं. टाइटनिंग कंप्लायंस एंड पोस्ट पैंडेमिक रिबाउंड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव हेल्प्ड इम्प्रूव रेवेन्यूज फ्रॉम जीएसटी. कह रहा है कि टाइटनिंग कंप्लायंस, यानी जो कंप्लाई का मतलब होता है किसी के साथ जो फॉलो करना, यानी फॉलो मतलब ये हुआ कि जो भी नियम कानून है उसका पालन करना. तो ये जो कंप्लायंस है, यानी रूल रेगुलेशन जो भी लेट डाउन किया गया उसको मानने में टाइटनेस दिखाना, और उसके बाद पोस्ट पेंडेमिक के बाद फिर से अर्थव्यवस्था में रिबाउंड होना, फिर से उसको बाउंड करना, पुनरुत्थान होना, हैव हेल्प्ड इम्प्रूव रेवेन्यूज फ्रॉम जीएसटी, जिसकी वजह से रेवेन्यू का जो जनरेशन हुआ है जीएसटी के माध्यम से वो इम्प्रूव हुआ है. विच मीन्स सीतारमन हैड सजेस्टेड वर्ड ओवरवेलमिंग, अंडरवेलमिंग यानी कम था, यानी लेट 2021 का देखें तो बहुत कम था जीएसटी. उस समय कोरोना का मार्च चल रहा था, पैंडेमिक चल रहा था.
लेकिन काउंसिल सेटअप अ मिनिस्ट्रियल ग्रुप टू रेशनलाइज द अनवाइडली मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर्स एंड इनहेंस टैक्स इनफ्लोज। कह रहा है कि यहाँ इसके लिए क्या किया गया था कि काउंसिल सेटअप किया गया था मिनिस्टर स्तर का, और इसमें कहा गया था कि रेशनलाइज यानी तर्क संगत जो ज़्यादा ऊपर नीचे जो रेट्स हैं उसको तर्क संगत तरीके से सेटअप किया जाए, और ताकि टैक्स का इनफ्लोज हो, यानी जो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन उसका हो। इनफ्लोज मतलब अंदर आना, आउटफ्लोज का मतलब बाहर जाना, तो टैक्स अंदर आए यानी सरकार के पास आए। इसके लिए मिनिस्ट्रियल ग्रुप को सौंपा गया था ये काम। दिस जून जीएसटी रेवेन्यूज क्रॉस्ड 1.6 लाख करोड़। इस साल की अगर बात करें तो जीएसटी का रेवेन्यू है अभी अभी चल ही रहा है, 30 जून की बात हो रही है, इसमें 1.6 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है। ओनली द फोर्थ सच ओकेजन, 6 साल में चौथा ऐसा ओकेजन है जब इतना कलेक्शन हुआ है। लिफ्टिंग द एवरेज कलेक्शंस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर टू नियरली 1.7 लाख करोड़। और अगर हम लोग बात करें कि इस साल के पहले क्वार्टर में, 4 साल का एक क्वार्टर होगा, चार 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 का, तो क्वार्टर में ये नियरली 1.7 लाख करोड़ है, नियरली 12% ओवर लास्ट ईयर्स किटी। पिछला बार जो कलेक्शन हुआ था, किटी मतलब कलेक्शन यहाँ समझ जाइएगा, उसमें उससे 12% ज़्यादा है। द रिसेंट रेवेन्यू बुएंसी, ये जो उछाल आया है, बुएंसी का मतलब होता है उछाल आना, तो जो इस रेवेन्यू में उछाल आया है, राजस्व में जो उछाल आया, रेवेन्यू का मतलब राजस्व होता है, आया है, इवन इफ इट मे फेस अ ब्लिप। ब्लिप का मतलब क्या हुआ? ब्लिप का मतलब होता है अस्थाई, यानी कोई एक परमानेंट नहीं है। इफ कंजम्पशन ग्रोथ फॉल्टर्स, अगर कंजम्पशन का जो ग्रोथ है, मान लो लोग महंगाई की वजह से चीज़ों को खरीद नहीं पाते, तो अगर इसमें फॉल्टर्स मतलब कमी आएगी, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ लूज होगा। एमिड अ स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो स्लो डाउन चल रहा है उसके वजह से अगर कंजप्शन के ग्रोथ में कमी आती है, तो ऐसे में ये जो कलेक्शन है उसमें कमी आएगी। इसलिए कहा गया कि अभी जो है ये ब्लिप है, ब्लिप का मतलब टेम्पररी है। बोर्ड्स वेल फॉर स्टेट्स दैट वर वरीड अबाउट देयर फिजिकल कैपेसिटी आफ्टर 5 years ऑफ assured revenues दो थ्रू जीएसटी। अब कह रहा है कि वैसे राज्य, आपको बताते चलें कि जैसे पहले हर एक राज्य अपने राज्य में अलग अलग वैट लगाते थे, लेकिन जीएसटी लग जाने की वजह से उनकी जो कमाई है उस वो रुक गई, और जब कमाई रुक गई तो वे लोग इसका विरोध कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। अब देखिए, भारत में जो राज्य हैं वो चिंतित थे। चिंतित क्या थे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उनकी कंपनसेशन जुलाई के महीने में ख़त्म हो गई थी, पिछले जुलाई। 5 साल हो गए थे, 5 साल तक ही कंपनसेशन देने की बात थी, उसके बाद ये छठा साल हो गया, तो ये चिंतित थे। फॉर टैक्स पेयर्स एंड कंज्यूमर्स हाउएवर मच रिमेन्स टू बी डन टिल द जीएसटी कैन बी कंसिडर्ड अ गुड सिंपल टैक्स। अभी टैक्स पेयर्स के लिए जो इनकम टैक्स इसके दायरे में नहीं आता है, तो वैसे कंज्यूमर्स के लिए या फिर अभी और भी कई चीज़ें हैं जो इसमें शामिल करना बाकी है। अभी भी एक केवल गुड के लिए यानी गुड्स के लिए सिंपल टैक्स है। जीएसटी कंपनसेशन सेस लेवीज हैव बीन एक्सटेंडेड टिल एटलीस्ट मार्च 26। अब क्या हुआ 2026 कि टैक्स में एक क्या होता है कि सेस लगाया जाता है। सेस का मतलब होता है एडिशनल टैक्स लगाया जाता है, और जो एडिशनल टैक्स लेवी किया जाता है या लगाया जाता है, इसको एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया, मार्च के महीने तक। इंस्टेड ऑफ इनिशियल 5 year टेन्योर, जो 5 साल का पहले जो टेन्योर था इसका, ड्यू टू द ट्रांजेक्टरी शॉक ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन्स ऑन रेवेन्यूज, ये इसलिए किया गया था कि जो क्षणिक तौर पे, ट्रांजेक्टरी का मतलब क्षणिक, तो ट्रांजेक्टरी शॉक लगा हुआ था
कोविड-19 लॉकडाउन्स की वजह से, उससे उबरने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए ऐसा सेस लगाया गया है। टैक्स के ऊपर जो टैक्स है वो सेस है। डिस्पाइट रिजोल्यूशन रिमेन्स अ पेन पॉइंट फॉर इंडस्ट्री। कई सुधारात्मक कदम के बाद भी अभी भी कई दर्दनाक जो पॉइंट हैं, अभी भी कई चीज़ें हैं जो पेन क्रिएट कर रहा है इंडस्ट्री के लिए। विथ जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल्स स्टिल नॉट सेटअप। एपलेट का मतलब होता है अपील, यानी अपील करने के लिए कोई भी ऐसा कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स नहीं बनाया गया अभी तक। देयर इज़ नो रोड मैप इन साइट ऑन द रेट rationalization exercise or inclusion of excluded items such as electricity, petroleum and real estate। अभी भी किसी प्रकार का रोड मैप तैयार नहीं हुआ है कि वैसे प्रोडक्ट पे या वैसे चीज़ों पे जिसको अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम वगैरह अभी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, रियल एस्टेट को भी नहीं किया गया है, तो अभी इसके लिए कोई रोड मैप भी नहीं है। विदाउट विच द इफ़िशियंसी गेंस, इसके बगैर जो इफ़िशियंसी गेंस है, यानी जो कह सकते हैं कि जो कुशलतापूर्वक अगर हम लोग जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं जीएसटी के मामले में, रिमेन्स कंस्ट्रिक्टेड, यानी एक सीमित रहता है। द जीएसटी काउंसिल नीड्स टू मीट मोर ऑफन एंड टर्न इट्स टू डू लिस्ट इन टू अ मस्ट डू लिस्ट एक्सपेडिशियसली। जीएसटी काउंसिल को लगातार या बार बार अक्सर मिलते रहना चाहिए और काम को एक्सपेडिशियसली, यानी जो भी इसमें लिस्ट में काम है उसको तीव्र और कुशलतापूर्वक करना चाहिए। एक्सपेडिशियसली का मतलब होता है तीव्र और कुशलतापूर्वक। तो आज जीएसटी के बारे में कहानी थी, इसमें कई और रिफॉर्म्स बाकी हैं जो होनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।